नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इस चार्ट से और चार्ट ये क्या संकेत देता है आने वाले समय को लेकर के, जहाँ पे एग्रीकल्चर एक अहम भूमिका निभाती है इंडिया के इकोनॉमिक में। तो उसमें एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है यूपीएल। अब ये क्या क्या करती है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ में चार्ट इसमें लगातार एक अच्छी ग्रो लेवल पे देखने को बनती है। फिलहाल कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ, मैं पूरा हिस्टोरिकल डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। जो इस जो करंट क्वार्टर चल रहा है, पिछले क्वार्टर से मतलब देखा जाए अप्रैल से बाद मार्च के बाद का पीरियड को, तो अच्छा खासा जंप कर चुका है। स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखा चुकी है। और उससे बेहतर काम में बात बताऊं तो खास के मैं इस टाइम फ्रेम को लेना चाहूँगा। वो टाइम फ्रेम है 4 जून का। शायद आपको याद होगा 4 जून मार्केट ने क्रैश किया था। और मार्केट ने क्रैश किस वजह से किया था आपको पता होगा, इलेक्शन रिजल्ट को लेकर के था। क्योंकि सरकार में कुछ ऐसा लग रहा था कि सरकार बदल जाएगी, ऐसा कुछ था। तो चलिए, क्योंकि मार्केट सबके सब वहीं पे आकर के अटकी पड़ी थी, उसके बाद कौन कितना जंप करता है ये तो देखने वाली बात वहीं से स्टार्ट होती है। तो हमने यहीं से एक बेस लिया और इस बेस से देखिए स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली बनाई है। तो चलिए आज इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। यूपीएल लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कंपनी क्या करती है, कंपनी में देखा जाए करीब कहती है 50 साल का एक्सेलेंट एक्सपीरियंस है कंपनी को। कहाँ पे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सॉल्यूशंस पे काम काज करती है। कहती है ग्लोबल लीडर है, एक दो नहीं, ग्लोबल लीडर है। और कहती है इसके पास हैशटैग की बात करते हैं, कंपनी कहाँ पर हैशटैग यूज करती है देखिए। कहती है #1 ऑन द बायो सॉल्यूशंस पे काम करती है। इन द इंडस्ट्रीज में 5 नंबर पे है। एम्प्लॉयर ग्लोबली में देखा जाए कि 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन एक 13,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। कंट्रीज विद सेल की बात करती है कंपनी, नियर अबाउट 138 कंट्री में कामकाज करती है। और रिवेन्यू मॉडल की बात करती है, 23 तक का जो डेटा था उसके हिसाब से। हम 24 का डेटा भी देखेंगे, 24 के जो कि 23-24 का ईयर का डेटा क्या निकल के आती है। R&D इनके पास करीब 18 सेंटर हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करती है, इनके पास निकल के आती नजर आती है। आज इसी पे बात करने वाले हैं, जहाँ पे कहती है कि ग्रोथ लेवल कितना था, 16% के आसपास था। तो वो क्या कहती है उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये एक कहती है एग्रीकल्चर में हम सीड से लेकर के बाकी सारे काम काज करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करती है और सारे के सारे मतलब फूड्स पोस्ट हार्वेस्ट का भी काम काज करती है। तो चलिए आज स्टॉक की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी मार्केट की तरफ चलते हैं। जो एज ऑन टाइम में जिन लोगों ने स्टॉक को हैंडल किया हुआ है अर्थात जिनके पोर्टफोलियो में है, वो क्या दर्शाती है। तो मैंने जब बीएससी के ऊपर वेरीफाई किया तो बीएससी कहती है 10 साल में कितना परफॉर्मेंस करती है स्टॉक्स, नियर अबाउट 163% के आसपास। शायद 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 बस 10 सालों में 162% का जंप करती है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आप इसको यहाँ पे देखें, यूपीएल को गूगल फाइनेंस में देखेंगे मैक्सिमम टाइम फ्रेम के, तो लगेगा यार मार्केट तो करीब करीब 5,000-6,000% जंप कर गया इसका स्टॉक का। तो हो सकता है कहाँ से डेटा आ रही है, वो शायद पुराना डेटा ले रहा है, जो कि 10 साल से पुराना डेटा हो सकता है। और यहाँ पे एनएससी जो बीएससी है वहाँ पे 10 साल तक की डेटा को कैप्चर करता है। और इसके साथ चलने का प्रयास करते हैं सबसे पहले 5 साल का डेटा में। तो 5 साल में डेटा में कहती है जो उतना ज़्यादा जंप नहीं किया, गिरावट का माहौल है। 1 साल में क्या कहती है, गिरावट का माहौल है। फिर कहती है 6 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में 1% बढ़ गया। लेकिन ये बढ़ता तो है, लेकिन आप देखिए जिन लोगों ने इस प्राइस के आसपास, जब भी जिन लोगों ने इस प्राइस के आसपास एक मौका जिन लोगों के पास मिला, जिन इन्वेस्टर के पास मौका मिला, उन्होंने अच्छी बनाई होगी क्या, पैसा। 1 महीने के चार्ट क्या कहती है, 1 महीने में चार्ट में लगातार ग्रो लेवल था और नियरली 2% के आसपास था। लेकिन उसको आकलन केवल उससे मत कीजिए, आकलन करने के लिए तरीका ये है कि किसी बेस से लेकर देखिए, क्योंकि ये तो हमेशा टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। तो टाइम जोन में जब भी जिसने देखे थे, यहाँ पे देखिए टाइम जोन क्या निकल के आती है, सेम एवरेज वैल्यू। और इस एवरेज की वैल्यू भाषा अभी तक आई नहीं 1 महीने में। तो चलते हैं इसको थोड़ा सा फंडामेंटलों को समझने के लिए। ये तो मार्केट कहती है ना, मार्केट क्या कहती है उसके बारे में छोड़िए, मार्केट के अलावा चलते हैं और मार्केट इसके बारे में क्या सोचती है। उसमें पहला फैक्टर इज फंडामेंटल, जो कंपनी क्या करती है, कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या क्या पोटेंशियल लेके आती है अपने कस्टमर को लेकर के, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करती है, तो फंडामेंटल के अंदर आती है। दूसरा है टेक्निकल और सेंटिमेंटल, ये दोनों के दोनों स्टॉक मार्केट पे ट्रेंड करता है। और डिपेंडेंसी कहाँ पे है, सबकी डिपेंडेंसी यहीं से बनती है। जब तक कंपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो मार्केट क्या चलती है,
मार्केट कैसे चलेगी? तो आते हैं, सबसे पहले देखें बुक वैल्यू। फंडामेंटल में सबसे पहले बुक वैल्यू देखें 370 के आसपास। इनका शायद लॉस मेकिंग देखने को मिलती है, इनके लिए इनकी एसेट्स वैल्यूएशन अंडरलाइनिंग प्राइस जीरो आ रही है, और स्टॉक की जो पी है वो भी कुछ नहीं कहते, साइलेंट बैठा है। इंडस्ट्रियल पी कहता है 42 का, तो ये साइलेंट बैठा है, तो इसके हिसाब से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्टॉक का क्या है, एक नुकसानदायक देखने को मिला, जहाँ पे ईपीएस कहता है अर्निंग पर शेयर जो है ना, अर्निंग पर शेयर 16 रुपये का डिक्लाइन करती है, गिरावट में है। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 75 करोड़ का, और प्रॉफिट पार लगता है थोड़ा सा कम हो, लॉस हुआ होगा, इसलिए वजह से इसका क्या हुआ, ईपीएस हो गया कम, क्योंकि सबके सब डिपेंडेंसी है। यदि इसको डिपेंडेंसी देखा जाए तो इसके ईपीएस से डिपेंडेंसी बनती नजर आती है। अब आते हैं रेशियो, ये तो बात खत्म हो गई। डेट टू क्रेडिट रेशियो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है 1.07 का, करंट रेशियो उससे भी ज़्यादा है 1.46 का। चलो यहाँ तक क्लियर। कंपनी ने डिविडेंड यील्ड की तरफ देखा तो डिविडेंड काफ़ी अच्छा रहा, यदि 1.77% का रहा, और हिस्टोरिकल डेटा आरओसी कहती है 3.31, और आरओई कहती है निगेटिव में, क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो इन सब के पीछे फेस वैल्यू है 2 का, और प्रमोटर ने जो होल्ड किया वो किया है 32% के आसपास, प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया है, अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आज के टाइम में देखा जाए तो करीब 152% का जंप किया है। यहाँ तक की बात हुई क्लियर। नंबर ऑफ शेयर को किसको करें, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मार्केट की कैप निकल जाएगी, और करंट मार्केट की प्राइस के साथ इसको कंपेयर करिए तो आखिर क्या सिचुएशंस है। तो 660 तक इसका हाई गया था, और लो 448 था, मतलब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं था। फिलहाल 564 के आसपास कारोबार कर दिया, तो मतलब इन दोनों के आसपास बहुत बड़ा गैप नहीं रहा एक साल में जंप और गिरावट को लेकर। मतलब मार्केट एक सेम रेंज में लगातार ट्रेंड करती नहीं। जैसे चार्ट को देखेंगे, तो एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल के चार्ट में क्या नजर आती है, लगातार एक ही जोन के आसपास लगातार ट्रेंड करती है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट का है। और ये क्या कहता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे इसके फंडामेंटल में, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक नज़र डालेंगे बिजनेस मॉडल के लेकर के। आखिर बिजनेस मॉडल में क्या डालने का प्रयास करेंगे, वो है इसका डेटर्स रेशियो को लेकर के, डेटर्स डे की, डेटर्स टू प्रॉफिट रेशियो, डेटर टू सेल्स रेशियो। तो चलिए, जो इनका डेटर्स है, डेटर्स डे की बात करें तो 138 दिन में पैसा देता है, चलिए लंबा पीरियड है, नियर अबाउट 5 महीना हो जाता है ना। अब जितना सेल्स हुआ उसका 38% का मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, कितने दिन के लिए, नियरली 5 महीने के लिए। तो एक सीजन खत्म हो जाती है, पूरा साल, आधा साल खत्म हो गया, और जितना प्रॉफिट हुआ उसका 3 गुना से ज़्यादा, 4 गुना के आसपास क्या बना हुआ है, इनका ट्रेड रिसेबल पड़ा हुआ है। कंपनी के बारे में नजर डालें, कहती है यूपीएल इज पार्टिसिपेटली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द एग्रीकल्चर, एग्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज, केमिकल्स intermediates, especially chemicals and the product and the sale of the fields, cropped and the vegetable seeds। इस पे कामकाज करती है, जो कि हमने वेबसाइट्स पे देखा कि अलग अलग कामकाज करती नजर आ रही है इसके ऊपर। चलिए इसके पीयर्स के एक बार कंपेयर करें, इसमें सेम पीयर्स में क्या आती है, पीयर्स में आती है पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल, लॉक्स में है तो कुछ है नहीं, सुमित टॉमस टोमो आती है, धेनुका आती है, रेलिस। इन सब का यदि देखा जाए तो 19 कंपनी को एक बकेट बनाया गया इसके अंदर, उन्होंने कहा कि 44 का अर्निंग पी निकल के आती है, उसमें देखा गया तो सबसे बेस्ट किसका है, तो धेनुका का निकल के आता है, जिनका अभी भी मार्केट पोटेंशियल, यदि इसके आकलन से देखा जाए तो मार्केट अभी भी इसका जंप हो सकती है, कितना परसेंट, नियरली 25 से 30% के आसपास। ऐसे ही देखें तो यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है ये पीआई इंडस्ट्रीज, जो 34 से 44 अर्थात 10 कितना, वही 20% के आसपास जंप कर सकता है आराम से इसकी, और प्राइस भी छोटा मोटा नहीं, हैवी प्राइस है इस स्टॉक। उसके बाद और भी कंपनियां 57% के आसपास है, भारत शाइन करके आती है जो भी एग्रीकल्चर में कामकाज करती है। तो चलिए जानने के प्रयास करते हैं अगले स्टेप। अगले स्टेप क्या है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कंप्लीट लर्निंग वाला वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलते हैं क्वार्टरली डेटा क्या कहती है इसके बारे में। क्वार्टरली कहती है जो नियर अबाउट जो 21 में था, जो 21 में था मार्च के अंदर, वो क्या दोहराती नजर आती है। तो लगातार स्टॉक ने थोड़ा सा बुलिश लिया था, लेकिन थोड़ा सा गिरावट का माहौल भी देखने को मिला था। ये टाइम टू टाइम हो सकता है, गिरावट हो सकता है टाइम को, किसी क्वार्टर में हो सकता है बिकवाली कम हो,
लेकिन यदि बिकवाली कम हो तो उस क्वार्टर में यदि बिकवाली कम हो दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर पिछले साल से भी देखिए, इसके हिसाब से पता है क्या है, मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या था, दिसंबर के अंदर ये था जो यहाँ पे मार्च के बाद जून, जून से जंप करती है, इससे जंप करती है और इससे जंप करती है, और यहाँ पे क्या निकल के आता है, जो ये जो प्राइस था वो गिरावट में था, 8,000 से जंप करती है 10,000, फिर गिर जाती है, फिर जंप करती है 14,000 के आसपास। तो था सेल्स में कई बार इसका पुल बैक डाउनफॉल देखने को मिला, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहती है इसके बारे में, नियरली 11 से 13%, अर्थात 13% बढ़ गया। प्रॉफिट का लगता है कि मार्जिन निकाल लिया होगा, तो प्रॉफिट का मार्जिन नहीं निकाला, कंपनी लॉस में चली गई, 80 करोड़ का लॉस में चला गया क्वार्टर बाय, और ईयर में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। ईयरली कंपेयर करेंगे तो कहीं 43,000 करोड़ का, कम नहीं होता दोस्तों, 43,000 करोड़ का सेल्स कर लिया कंपनी ने। इस सेल्स के बेसिस पे देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या किया, 10% की मार्जिन भी आ गई, और ओवरऑल क्या हुआ, इनकी लायबिलिटी कहाँ पे बढ़ी, लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ती नजर आती है कहाँ पे, जहाँ पे 1,800 करोड़ का नुकसान हो गया कंपनी को लेकर के। अर्थात यहाँ इंटरेस्ट, अर्थात इनका लोन का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है। सीधा सा देखा जाए तो लोन का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, इंटरेस्ट के पार्ट को कुछ ऐसा खुलता नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट में क्या हुआ, इनकी जो पोजीशन थी थोड़ी बहुत हल्की, वो क्या हुआ, लगातार बढ़ती गई, और इस हिसाब से देखा जाए पिछले साल से कितना बढ़ गया, इससे कितना बढ़ गया, इससे कितना बढ़ गया, लगातार यहाँ पे इंटरेस्ट का पोर्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, नुकसानदेह। जो कंपनी अच्छी खासी चलती नजर आई थी इस साल तक, वहाँ पे नुकसान का सामना करना पड़ा। आते हैं कहाँ पे, एक तरफ रिजर्व तरफ देखने का प्रयास, रिजर्व में क्या हुआ, रिजर्व में नुकसान की वजह से क्या हुआ, रिजर्व सेटअप हो गई, जो कि अच्छी खासी जंप थी 2023 तक में। तो क्या इन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, ऐसा कुछ है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें तो इन्वेस्टमेंट में क्या निकल के आती है, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इनका फिक्स एसेट्स के अंदर, और इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ा है, करीब करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यहाँ पे। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, उसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे जो खर्चे हैं वो जरा ज़्यादा हो गया, कोई फैक्ट्री और बाकी सारी चीज़ों को मेंटेनेंस रिपेयरिंग करने को लेकर के, या फिर कुछ उसी एस्पेक्ट को लेकर के काम किया। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस जो था, अदर वो भी आसपास ही अदर जो एसेट्स पड़ा है। अदर एसेट्स क्या है बेसिकली बाबा, अदर एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिला, 83 का देखने, जिसमें इन्वेंट्री काफ़ी थोड़ा सा कम देखने को, 12,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करीब 6,000, तो कैश में बहुत बड़ा पुल बैक नहीं था, पर कैश सेम एज उतना रहा, डेटर्स भी उतना ही किया, दो डेट थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन अदर एसेट्स में जो था वो करीब करीब उतना, मतलब दो अदर एसेट्स का डबल हो गया आपका, मतलब इसका इसमें टैक्सेशन का पार्ट्स वगैरह होगा, टीडीएस के पार्ट्स, बाकी सारी चीज़ हो सकती है। चलिए अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसकी है इस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कहती है कि इनके पास हेरका केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास 20%, और बाकी है इनका कुछ और भी होल्डिंग है कंपनी में, किसी और कंपनी में, तो इनके पास टोटल कितनी कंपनी है, टोटल दो कंपनी निकलती है, टोटल 3 कंपनी निकल के आती है जो लिस्टेड है। एक है यूनिफोस इंटरप्राइजेस यूपीएल्स, और वेंचर्स गारंटीज, गारंटी करके आते हैं, जिनके पास 4-20% और काफ़ी अच्छा पोजीशन बना रखे। उसके बाद और भी कंपनियां जहाँ पे 1-1%, 2-2% की होल्डिंग उन्होंने बना रखी है। अब आते हैं एफआई और डीआई में, सबसे ज़्यादा पता है क्या है, यहाँ पे एक नज़र पता है कहाँ डालेंगे हम, रिकन्सिलेशन पे डालेंगे, पहले एक नज़र यहाँ पे डालते हैं रिकन्सिलेशन करके, आखिर रिकन्सिलेशन में क्या हुआ। तो यहाँ पे इस पोजीशन में जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर ने यहाँ पे देखने को ये मिला, प्रमोटर ने शेयर को खरीदा है मार्केट से, और शिफ्ट कहाँ से करता है ये, और शिफ्ट किया है कहाँ से, शिफ्ट किया है डीआई से, सॉरी नॉट अ डीआई, शिफ्ट कहाँ से किया है, ये 28% से 32% गया है, तो इन्होंने डीआई से लिया है और मार्केट से कैप्चर किया है। क्वार्टरली डेटा में देखें तो एफ आई सबसे ज़्यादा 33%, नियर अबाउट द प्रोमोटर्स। एफ आई में कौन है, कुछ गवर्नमेंट पेंशन फंड है, एम एस इमर्जिंग मार्केट फंड है, एम एस करके आती है कुछ बड़ी बड़ी बेंगल, ये बड़ी जगह पे देखने को मिलता है, वैल्यूड फंड्स। लेकिन ये एक ही जगह पे देखने को, मतलब ये जी इंटरटेनमेंट में देखने को मिला,
वो भी बिकवाली के चार्ज चला गया। अलग अलग फंड होते हैं इसलिए नाम कई बार नहीं आता, इसको सेम ही नाम यहाँ पे वर्डिंग अलग अलग नाम से निकल के आती है। तो यहाँ पे एफआई के जो डीआई थी तादाद, डीआई भी करीब 15% के आसपास है, एलआईसी की 7% के आसपास। बाकी सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं। पब्लिक में देखा तो पब्लिक क्या कहते हैं इसके बारे में, जेपी मॉर्गन जो कि सर मुझे लगता है उसके अंदर डीआई के अंदर एफआई के अंदर जाना चाहिए, वो यहाँ पे 3% के आसपास पोजिशन है। बाकी 18% के आसपास पोजिशन किसके पास है, पब्लिक में देखने को मिलती है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखें क्या कहती है कंपनी के बारे में, इसको सेंटीमेंटल कहते हैं। सेंटीमेंटल में आया था 26 जून को एक डेट आया था, उससे पहले 26 जून के एक और अपडेट है, 26 जून को 2 अपडेट था। तो चलिए 26 जून को 2 अपडेट की तरफ देखें क्या कहती है कंपनी के बारे में। यूपीएल कहती है जो परसुएंस ऑफ द रेगुलेशन और रूल्स ऑफ रिसीव्ड द इंटीमेशन ऑफ द टुडे 26 जून को अबाउट इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद रिगार्ड टू द न्यू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। उन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई यूपीएल एग्रो सॉल्यूशंस मॉरिशस लिमिटेड, 20 जून को बनाती है। ठीक है, अच्छी बात है, एक कंपनी बनाती है। उसके बाद दोबारा एक आती है अपडेट, और वो अपडेट क्या था, यहाँ पे एक्विजिशन के बाद दोबारा करती नजर आई है। और वो क्या था यहाँ पे, क्या फिर से कहती है एग्री मॉरिशस लिमिटेड 21 जून को दोबारा होल्डिंग सब्सिडी बनाती है। मतलब 2 कंपनी बना लेके इन्होंने। एग्री मॉरिशस कंपनी का नाम तो एक ही लग रहा है ना, शायद शायद नाम एक ही है ना कंपनी का, एग्री सॉल्यूशंस। देयर आर 2 कंपनी, 2 कंपनी उन्होंने बनाई मॉरिशस में। चलिए मॉरिशस में कंपनी बनाई, अच्छा बिजनेस वहाँ से करेगी इस चीज़ को लेकर के, अच्छी बात है। नई नई प्रोडक्ट बनाती है, नई नई कंपनी काम करती है। लेटेस्ट अपडेट ये था। और क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ और अपडेट देखें तो क्या इसका चार्ट में सपोर्ट लेवल बनती नजर आती है या नहीं बनती नजर आती है। तो जब मार्केट फिलहाल लगातार एक चलती गिरती स्टॉक थी, वहाँ पे पोटेंशियल क्या निकल के आई, खास के हमने 4 जून के बाद लिया, तो 4 जून के बाद मार्केट सस्टेन करती नजर आती है नहीं आती है, मतलब इसको टच दोबारा तो नहीं किया है, इसको दोबारा टच नहीं किया। कहाँ पे, इस लेवल के आसपास के, अर्थात यहाँ से देखने को ये मिलती है ना इस लेवल को टच करती है ना इस लेवल को टच करती नजर आती है, अर्थात ये सस्टेन करती नजर आती है ना स्टॉक लगातार, और एक एक सपोर्ट लेवल बनाती नजर आती है बार बार। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने बेचने के लिए, इसको वॉल्यूम्स के हिसाब से आप कंपेयर करके देखना, अलग अलग इंडिकेटर देखना क्या क्या कहती है इंडिकेटर के हिसाब से। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस देखा, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस 1 महीने या 5 दिन के अंदर थोड़ा सा माहौल ऐसा था, यहाँ पे कभी का गिरावट कभी जंप देखने को मिला था। इसके बाद देखें तो कहती है कंपनी क्या कहती है इसके बारे में, एनुअल रिटर्न के हिसाब से वाई वाई देखें तो वाई वाई कहती है रिवेन्यू लगातार क्या था, गिरावट में वाई वाई देखने को मिलता है। ऐसे ही ईबिटा की तरफ देखें तो ईबिटा भी करीब 40% के आसपास गिरावट में चली गई। इसके बाद बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट क्या कहते हैं इसके बारे में, एनुअल बैलेंस शीट कहती है कि 3% का जंप तो किया किसके अंदर, कैश के अंदर, लेकिन क्या सस्टेन कर पाई या नहीं कर पाई। कैश फ्लो कहती है कि इनके पास वाई वाई में हिसाब से क्या हुआ, जो नेट इनकम था वो 33% के आसपास गिर गया, तो मार्केट के ये सस्टेनेबिलिटी बनती नजर आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, जहाँ पे कंपनी फिलहाल नुकसान में देखने को मिलती है, और इसके पोटेंशियल की तरफ चार्ट में देखा तो हमने केवल केवल कंपेयर करने का प्रयास कहाँ से किया पता है ना, 4 जून के बाद मार्केट की पोटेंशियल को लेकर किया है, जो कि मार्केट उसके आगे, उससे पहले मार्केट सपाट हो गई थी और वो चलने के लिए तैयार होती नजर आती है। इसकी सेगमेंट वाइज भी कुछ ऐसा अपडेट है तो एक बार देखें, कुछ ऐसा अपडेट है तो सेगमेंट वाइज डिटेल कोई ऐसा अपडेट नहीं है, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते किस सेगमेंट से कितना कमाती है कंपनी। बेसिकली प्रेस्टीज साइज एंड एग्रो केमिकल में कंपनी कामकाज करती नजर आती थी। हमने इसको समझने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना बोला। थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों।